हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। क्लास 12th इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 9 हम लोग पढ़ रहे थे और आज इसका आखिरी पार्ट है एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आज पूरी तरीके से एंड करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना क्लास, क्योंकि आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला पोर्शन करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यहां से भी क्लास एमसीक्यू पूछा आ सकता है कि बेसिकली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या है और क्लास सेटअप कब हुआ था और किस चीज को कंट्रोल करने के लिए हुआ था। तो इन ऑर्डर टू एड्रेस टू मेजर इन्वायरमेंट कंसर्न इन इंडिया लाइक वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन, तो इसके लिए सरकार ने क्या बनाया, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 1974 में। यानी कि 1974 में सरकार ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया जो एयर और वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बनाया। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, इसका मेन काम क्या है, टू प्रमोट क्लीननेस ऑफ स्ट्रीम्स, वेल्स इन डिफरेंट एरिया एंड स्टेट्स बाय एरिया ऑफ द स्टेट्स बाय प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन। कुल मिला के वाटर सोर्सेज जितने भी है ना, उसको प्योर करना और वहां पे जो भी पॉल्यूशन हो रहा है उसको कंट्रोल करना, ये मेन मोटो है क्लास, यानी कि सीपीसीबी यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर, वाटर को क्लीन करना, एयर की प्योरिटी को बढ़ाना है ना, और एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना। ये ऑर्गेनाइज करते हैं मास मीडिया यानी न्यूज़पेपर के थ्रू, मैगजीन के थ्रू, अलग अलग पब्लिक हाउस के, जो यहाँ पे पब्लिक कलेक्ट करके ये लोग मैसेज देते हैं लोगों को कि एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन आपको नहीं करना है, और अगर आप करोगे तो उसके परिणाम क्या क्या होंगे। जैसे आपको आपकी बुक के थ्रू नॉलेज मिली, आपके बुक में सिलेबस में ये चीज़ डाली गई सो दैट आप पढ़ के समझ सको। और ये सोचो कितने हर साल कितने बच्चे इसको पढ़ते हैं, समझते हैं कि एयर पॉल्यूशन क्या है, वाटर पॉल्यूशन क्या है, हमें क्यों नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो मास मीडिया यानी कि क्लास मल्टीपल लोगों को, बहुत सारे लोगों को क्लासे बताते हैं कि किस तरीके से प्रिवेंशन किया जाए, कंट्रोल किया जाए, रिडक्शन किस तरीके से किया जाएगा एयर और वाटर पॉल्यूशन का। ये डेटा भी कलेक्ट करते हैं, स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट करते हैं क्लास, एयर पॉल्यूशन का, वाटर पॉल्यूशन का, कहाँ कहाँ पे कितना एयर पॉल्यूशन हो रहा है, कितना वाटर पॉल्यूशन कहाँ कहाँ पे हो रहा है। ये सारा डेटा कलेक्ट करने का काम भी इनका है, बिकॉज ये डेटा कलेक्ट करेंगे तभी उन एरियाज में जहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा है उनको ये ठीक कर पाएंगे। ये सारे के सारे फंक्शंस हैं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। और पॉल्यूशन सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है 1974 में क्लास सेटअप हुआ था, और इसका मेन पर्पस था एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, राइट। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फाइनली हम अपने टॉपिक पे आ गए क्लास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आज हर कोई डेवलप करना चाह रहा है, लेकिन हम डेवलपमेंट जो कर रहे हैं, पूरा वर्ल्ड जो है वो डेवलपमेंट की तरफ भाग रहा है, उसमें हम ये भूल जाते हैं कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं। हम लोगों ने पेट्रोल लगभग खत्म कर दिया। आज से 10 साल बाद जो बच्चा पैदा होगा, 5 साल बाद जो बच्चा पैदा होगा, शायद वो पेट्रोल देख ही नहीं पाएगा, पेट्रोल की गाड़ी वो चला ही नहीं पाएगा। उसको पता ही नहीं रहेगा अच्छा पेट्रोल की गाड़ियां भी होती थी एक टाइम पे, उसको ऐसा आएगा। समझ रहे हो बात को। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि आप ग्रोथ करो, लेकिन फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रखो कि यार उनको भी चीजें मिल सके। आप ग्रोथ करो, मैं नहीं कह रहा पेट्रोल को यूज मत करो, बट उसका वेस्टेज मत करो। Sustainable development is the development that meets the need of the present without compromising the ability of future generation to meet their own need. आप कहीं ना कहीं डेवलप तो करो, अपने नीड को पूरा करो आप, लेकिन फ्यूचर जनरेशन के लिए भी चीज़ों को छोड़ दो ताकि वो लोग भी क्लास देख सके चीज़ों को। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDGs बोलते हैं क्लास, इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, आर द कलेक्शन ऑफ 17 ग्लोबल गोल्स। बहुत सारी कंट्री ने मिलके कुछ गोल्स बनाए और इंडिया भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल्स का मेंबर है, मतलब कि ये इसको भी फॉलो करना है इंडिया को भी। डिजाइन टू बी ब्लूप्रिंट टू अचीव अ बेटर एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेटअप बाय यूनाइटेड नेशंस ऑन 25 सितंबर, डेट याद करने की जरूरत नहीं है, ईयर याद कर लो, 2015 इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के अंदर एक मीटिंग बुलाई जाती है यूनाइटेड नेशन द्वारा सारे कंट्रीज की, और उनसे बोला जाता है कि भैया 193 कंट्रीज में पार्टिसिपेट कर रही हैं, और इनसे बोला जाता है कि हमने कुछ गोल्स बनाए जी, इन गोल्स को आपको फॉलो करना है। मतलब यूनाइटेड नेशन ने कुछ गोल्स बना रखे हैं और सारी कंट्री की मीटिंग है और सब लोग साइन करेंगे इस पे कि आपको इस गोल को फॉलो करना है। यूनाइटेड नेशन सेट 17 गोल्स विद 169 टारगेट। 17 तो गोल था और 169 टारगेट था, इसको अचीव कब तक करना है, 2030 तक।
यानी 2030 तक हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 गोल्स को, जो टारगेट सरकार ने बनाए हैं, उसे मतलब पूरा करना है। और वो गोल कौन कौन से हैं? सोशल भी है, इकोनॉमिकल भी है, इन्वायरमेंटल भी है। जैसे 17 गोल्स के अंदर कुछ गोल मैं आपको बताऊं। नो पॉवर्टी, यानी 2030 तक इंडिया में कोई गरीबी नहीं रहेगी। ऐसा देखने से लगता तो नहीं है कि अभी 5-6 साल बचे हैं लगभग, तो लग नहीं रहा, लेकिन हाँ सरकार ने साइन किया था कि हम भैया इस काम को करेंगे। जीरो हंगर, बिल्कुल भुखमरी नहीं होगी। क्वालिटी एजुकेशन देंगे, जेंडर इक्वालिटी करेंगे, क्लीन वाटर मिलेगा लोगों को। क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है आज, जैसे मैंने बोला ना कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उस पर कंट्रोल करना है। और इनइक्वालिटी किसी भी प्रकार का, किसी रीजन में, रीजन के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे जो इनइक्वालिटीज हैं वो कहीं ना कहीं क्लास खत्म करनी है। ये है सारा का सारा क्लास सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको बोलते हैं। 169 टारगेट, 17 गोल्स 2030 तक अचीव करना है। न्यूयॉर्क में क्लास इंडिया ने भी इस पे साइन किया था, और ये सारे गोल्स इंडिया को भी 2030 तक अचीव करना है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिकली एम क्या है? इसका एम क्या है क्लास? सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हमको मिले हैं, हम उसका प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन दोनों बराबर बराबर इस्तेमाल करें। आज की नीड का देखिए, लेकिन फ्यूचर जनरेशन का भी ख्याल करें, विदाउट डैमेजिंग। और अगर आप सारे पेड़ काट दोगे तो भाई दिक्कत है ना, जंगल काट दोगे, लोगों को जंगल देखने को ही नहीं मिलेगा, प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी, ग्लेशियर पिघल जाएगा, वाटर लेवल बढ़ जाएगा। आपको पता ना क्लास, सबसे ज्यादा पृथ्वी पर जो है वो पानी है। अगर वाटर लेवल बढ़ गया तो हम सब डूब जाएंगे। ठीक है। दूसरा, टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज टू आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम। हमारा इन्वायरमेंट हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, हम उसको डैमेज नहीं करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यही मतलब है। टू कंजर्व और नर्चर द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को क्लास कंजर्व करेंगे और रिसोर्सेज को लॉन्ग टर्म यूज करेंगे फॉर लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी। अगर आप मान लो सॉइल इरोजन होता है या लैंड डिग्रेडेशन करते हो, कल को अनाज कहाँ उगाओगे? सारी जमीन खराब कर दोगे तो खेतीबाड़ी के लिए जगह थोड़ी सी बचेगी। उस थोड़ी सी जमीन पे जो अनाज उगेगा वो अमीर लोग खा पाएंगे, गरीब और मिडिल क्लास के लोग नहीं खा पाएंगे। समझ रहे हो बात को? तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एम है। स्ट्रैटेजीज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सर करेंगे कैसे, ये बताओ। हम लोग क्या डेवलपमेंट को रोक दें, तरक्की छोड़ दें? हम लोग कंक्रीट की बिल्डिंग में ना रहें, पक्की सड़कें ना हो, एसी का यूज कर कर छोड़ के पंखा चलाने लगे, हाथ वाला पंखा बीचना, जिसको बोलते बींचना या जो भी बोलते थे, ठीक है, वो हम लोग चलाने लगे। क्या करें हम लोग? इलेक्ट्रिसिटी ना यूज करें, अंधेरे में रहें? तो क्लास ये सॉल्यूशन नहीं है बिल्कुल भी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये नहीं कहता कि आप डेवलपमेंट को रोक दो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है कि वेस्टेज को रोक दो, जो भी आप वेस्टेज कर रहे हो। कैसे? या ध्यान सुनो, या फिर कोई नया ऑल्टरनेटिव निकालो, कोई बेस्ट ऑल्टरनेटिव निकालो, ये कहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो sustainable development does not suggest to slow down the process of growth and development. It only suggests an optimum utilization of resources and in a manner such that economic growth is sustained and our future generation will also not suffer. These are the following strategy. तो क्या पहली strategy, use of non-conventional source of energy. अब देखो दो तरह के सोर्स होते हैं एनर्जी के। पहला होता है कन्वेंशनल सोर्स, दूसरा होता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स। ठीक है, दो तरह के सोर्स होते हैं, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल। तो इसमें लिखा हुआ है यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर द नेचुरल एनर्जी रिसोर्स विच आर रेगुलरली यूज फॉर मैनी ईयर एंड एक्सेप्ट एज अ फ्यूल टू प्रोड्यूस हीट, लाइट, फूड एंड इलेक्ट्रिसिटी। कन्वेंशनल एनर्जी का मतलब पुराने टाइम पे एनर्जी किस तरीके से क्लास, कहाँ से एनर्जी कन्वर्ट किया जाता है? लकड़ियाँ जला के, कोयला जला के, पेट्रोलियम के थ्रू, किरोसिन ऑयल के थ्रू जो है एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता था। आजकल क्या है? सोलर पैनल। तो यह है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ठीक है। द एनर्जी सोर्स इंक्लूड फायरवुड, फॉसिल फ्यूल यानी वही कोयला हो गया, cow dung, etc. These fossil fuel are coal, oil या petroleum or natural gas. The major disadvantage of the conventional source is that they cause high level of pollution. The burning of firewood and fossil fuel result air pollution. This can be avoided by using non-conventional sources. देखो ये जो कन्वेंशनल सोर्स होता है ना, काउ डंग हो गया, लकड़ियाँ हो गया, फायरवुड जिसको बोलते हो, है ना, या फिर आप समझ लो कि कोयला हो गया, या मिनरल अलग अलग टाइप की क्लास, नेचुरल गैस हो गया, इन सब से कहीं ना कहीं पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ये पुराने वाले जो पहले यूज़ करते थे। अब यूज़ क्या किया जाता है क्लास? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। द एनर्जी डराइव फ्रॉम विंड, हवा से, टाइड यानी कि जो लहर है समंदर की, उससे, सन, जियोथर्मल हीट एंड बायोमास इज
टर्म एज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ऑल दीज सोर्सेस आर रिन्यूएबल, इसे खत्म नहीं किया जा सकता, और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता, और इसे रिन्यू किया जा सकता है। विंड पावर, सोलर रेज आर टोटली फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन, हेंस वी कैन यूज दीज टू प्रोड्यूस क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी विदाउट एनी वेस्टेज। ना ही क्लास कोई पॉल्यूशन होगा, और क्लास ये सस्ते भी हो जाते हैं बाद में। तो इनको अगर आप यूज़ करोगे तो क्लास अच्छा होगा इकोनॉमी के लिए, हमारे पूरे मतलब कि एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होगा, वातावरण के लिए अच्छा होगा। तो यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पहला तरीका है। तो कोशिश करो कि सोलर पैनल लगवाओ। शुरू में कॉस्ट महंगी होगी इसकी, लेकिन बाद में ये सस्ता होता चला जाता है, बाद में आपका बिजली का बिल नहीं आएगा। ठीक है, हाँ अगर आप थोड़ा बहुत कंजप्शन कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी का फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर आप ज़्यादा कंजप्शन करते हो तो सस्ता पड़ेगा क्लास आपको डिफरेंट फॉर्म ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी अगर आप यूज़ करते हो तो। ये है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी क्लास, जियोथर्मल एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी, समंदर की लहरों से भी एनर्जी बनाई जाती है, बाकी ये तो पता है क्लास आपको, बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं। सोलर एनर्जी, सोलर पैनल के थ्रू, तो अगर आप इनको यूज़ करोगे तो पॉल्यूशन कम होगा। लेकिन आप फायरवुड, आप क्रूड ऑयल का यूज़ करोगे, या फिर जो फॉसिल फ्यूल को बर्न करोगे, पत्तियां जलाओगे आप, तो इन सबसे क्या होगा क्लास, पॉल्यूशन ज़्यादा हो, एनर्जी मिलेगी बट पॉल्यूशन ज़्यादा होगा। पहले ज़माने में गांव में लोग ऐसे ही खाना पकाया करते थे। अगला, यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल लाइक सीएनजी, एलपीजी, गोबर गैस इन रूरल एरिया। हाउस होल्ड जनरली यूज वुड्स, काउ डंग केक एंड अदर बायोमास एज अ फ्यूल। दिस लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन एंड एयर पॉल्यूशन। गोबर गैस एंड LPG is promoted to reduce air pollution. These are cleaner fuel. Government also promote this by उज्ज्वला योजना स्कीम इन अर्बन एरिया। क्लास सरकार ने जो है अर्बन एरिया में उज्ज्वला योजना स्कीम चलाई, जिस स्कीम के तहत क्लास जो कंप्रेस नेचुरल एयर यानी क्लास जो से बोलते हैं CNG इज बीइंग प्रमोटेड। प्रमोट क्या आता है, पेट्रोल गाड़ी, डीजल गाड़ी ना खरीद के सीएनजी की कार खरीदो, और इवन क्लास लो प्राइस भी रहता है सीएनजी काफ़ी, और लो कार्बन एमिशन होता है उसके अंदर। बाकी उज्ज्वला योजना में गांव-गांव में जो महिलाएं लकड़ियां जला के जो है खाना पकाया करती थी, काउ डंग केक जो है उपले वगैरह बना के खाना पकाया करती थी ना, वो सबसे ना करके सबको गैस सिलेंडर दिया जाए सब्सिडाइज रेट पे, ताकि क्लास लोग जो है वो गैस सिलेंडर का यूज़ करें। क्लीनर फ्यूल है, उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी महिलाओं की, और साथ में क्लास पॉल्यूशन भी कम होगा। इसके लिए सरकार ने उज्ज्वला योजना स्कीम चालू की थी, ठीक है, मोदी सरकार में। तो सेकंड क्लीनर फ्यूल हो गया। थर्ड है शिफ्ट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग आपको पता है नेचुरल तरीके से खेती बाड़ी की जाती है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में शिफ्ट कर जाना भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजी है। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड हैज रेज द क्रॉप बट एट अ कॉस्ट ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। क्रॉप तो बढ़ेगा बट सॉइल फर्टिलिटी होगी, सॉइल में पॉल्यूशन फैलेगा, उसके थ्रू पानी में जाएगा, वाटर पॉल्यूशन होगा, और उस क्लास हवा में उड़ेगा, एयर पॉल्यूशन होगा। तो आप देखोगे कि जहाँ पे छिड़काव किया जाता है वहाँ पे कोई जानवर अगर उस खेत में घुस जाता है तो उसकी डेथ हो जाती है। इवन छिड़काव करने वाला बंदा पूरा मुंह पे बांध के छिड़काव करता है, मतलब कहीं ना कहीं वो मतलब जहरीला है। दीज केमिकल्स आर मूव टू रिवर एंड कैनाल विच लीड्स टू वाटर पॉल्यूशन। पीपल ईट दोज वेजिटेबल्स एंड सफर फ्रॉम वेरियस डिजीजेस। फार्मर्स शुड स्विच ओवर ऑर्गेनिक फार्मिंग विच फोकस ऑन सॉइल ऑफ हेल्थ rather than प्लांट हेल्थ। तो सॉइल की हेल्थ पे बात करता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। नेचुरल तरीके से खेती बाड़ी करो, केमिकल का ज्यादा इस्तेमाल ना करो। Organic farming avoid the use of chemical fertilizer, pesticide, insecticides. It rely upon the crop rotation, animal manure, etc. Organic method can increase farm productivity and repair decades of environmental damages. Farming without pesticide is also better for nearly birds, animal and also people who live nearby area. जो भी आसपास के एरिया में रहते हैं क्लास उनके लिए भी अच्छा है, और क्लास वातावरण के लिए भी अच्छा है, आसपास के पंछियों जानवरों के लिए सबके लिए अच्छा है। इवन ऑर्गेनिक फार्मिंग का फ्रूट अगर आप खाते हो, वेजिटेबल खाते हो, तो बीमारी नहीं होगी उससे, क्लास फ्रेश रहेगा, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा रहेंगे, वाइटामिन्स जो भी उसके अंदर पाए जाते हैं वो आपको अच्छा खासा मिलेगा। तो फ़ायदा है, बट लेकिन इसकी डीमेरिट भी है जो हमने क्लास पिछले चैप्टर में पढ़ रखा है। ओके, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में शिफ्ट करना। स्टैब्लिशमेंट ऑफ मिनी हाइडल प्लांट। पहाड़ों में क्या होता है, प्लेन एरिया बहुत कम होता है, तो बिजली बनाने के लिए छोटे छोटे क्लास जहाँ पे हाइडल प्लांट लगाए जाते हैं, जहाँ पे क्लास पानी जो है ऊपर से आके गिर रहा होता है प्रेशर से, तो वहाँ पे क्लास ये लोग बिजली को बनाते हैं, वहाँ पे कारखाने लगाते हैं बिजली बनाने के। तो इन माउंटेन रीजन स्ट्रीम्स कैन बी फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। मिनी हाइडल प्लांट यूज द एनर्जी ऑफ सच, ये जो झरने होते हैं ना उनके जो प्रेशर होता है पानी का उसके थ्रू टरबाइन को घुमाते हैं। द टरबाइन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और दे जनरेट इनफ पावर टू मीट लोकल डिमांड।
Moreover, large-scale transmission tower and cables are also not required in such plant. तो बहुत ट्रांसमिशन पावर केबल अलग अलग जगह से लाने की जरूरत नहीं है, अपने पहाड़ों में ही बिजली बनाओ और वहाँ के लोगों को आप बिजली दो, उनकी जो कंजप्शन रिक्वायरमेंट है वो उसी से पूरी हो जाएगी। तो ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजी है। अगला है क्लास विंड पावर। विंड एनर्जी बना सकते हैं क्लास, जहाँ पे तेज हवाएं चलती है वहाँ पे पंखे चला के इनकी स्पीड से टरबाइन को घुमाया जाता है, फिर बिजली बनाई जाती है। अब बिजली कैसे बनाई जाती है हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, छोटी क्लासेस में आपने साइंस में जरूर पढ़ा होगा। In area where speed of wind is usually high, windmills can provide electricity without any adverse impact on the environment. Wind turbine move with the wind and electricity is generated. No doubt the initial cost is high, but for the benefits, जो क्लास बेनिफिट है वो कहीं ना कहीं क्लास बहुत ज़्यादा है, जो हाई कॉस्ट को भी एब्जॉर्व कर लेगा। इसके अलावा ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस, पुराने ज़माने में जो ट्रेडिशनल नॉलेज हमारे पूर्वज, हमारे दादा दादी के पास जो नॉलेज है वो भी कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करने से रोकता है। आजकल क्या होता है, कुछ भी होता है आप सीधे मेडिसिन खाते हो, दवाई। पुराने टाइम पे क्या होता था, नेचुरल तरीके से काम होता था, यानी कि कॉस्मेटिक के लिए हो या फिर दवाई के लिए हो, किसी को सर दर्द है, बुखार है, कोई भी चोट है, तो आप देखोगे ना क्लास कि नेचुरल तरीके से लेप वगैरह बनाया जाता था, काढ़ा वगैरह पिलाया जाता है। या फिर ब्यूटी के लिए भी बहुत सारी नीम, आजकल क्या क्या बेचती हैं, आजकल कंपनी भी तो ये चीज़ बेच रही है, नीम है, एलोवेरा है, तुलसी है, हल्दी है, ये सब चीज़ें करके ही तो कंपनी बेच रही है, उनके नाम से ही। तो नाम पुराना यूज़ कर रही है, बेच रही है केमिकल। पहले लोग केमिकल यूज़ नहीं करते थे, पुरानी चीज़ों को यूज़ करते थे, नेचुरल भी था, एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा था और क्लास कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते थे उसके। ट्रेडिशनली इंडियन पीपल have been close to their environment. पहले लोग बहुत close थे environment के। Traditionally, knowledge is valuable not only to those who depend upon their daily lives, but also the modern industry and agriculture as well. Many widely used products such as plant-based medicine, health product, cosmetics are derived from traditional knowledge. People use handicraft. लोग मशीन यूज़ नहीं करते थे, हैंडीक्राफ्ट से बनी हुई चीज़ें यूज़ करते थे, नेचुरल चीज़। जैसे आप देखोगे आजकल प्लास्टिक के डोने आते हैं, प्लास्टिक के जो डोने आते हैं, आपको जो आप उसे डिस्पोजल कहते हो, पहले पत्तियों के होते थे। आप गोलगप्पे खाने जाते थे तो वो पत्ती को फोल्ड करके उसी में गोलगप्पे खिलाते, तो उससे वो इन्वायरमेंट के लिए ठीक है, उसे कोई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, वो आराम से डिकम्पोज हो जाएगा, वो कोई सिंगल यूज़ प्लास्टिक नहीं है और इवन इकोनॉमिकल भी है। तो ट्रेडिशनल नॉलेज अगर हम फॉलो करें तो उससे भी कहीं ना कहीं क्लास जो है पॉल्यूशन को कम करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है क्लास अवेयरनेस टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। लोगों में अवेयरनेस फैलाओ, लोगों को बताओ, सारे के सारे लोगों को कि भैया जैसे आपको मैं पढ़ा के, आपके चैप्टर में है तो मैं आपको पढ़ा के समझा के बता रहा हूँ कि इन्वायरमेंट का रोल क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या, पॉल्यूशन क्या है, क्या नुकसान पहुंचा सकता है, ये सबको बताओ। सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रैशनल यूज एंड स्किलफुल मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन of the natural environment with all its resources by providing environmental education। तभी क्लास EVS जो है हर ये कंपलसरी है, आप आगे भी पढ़ोगे, बचपन में भी पढ़ रखा होगा एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो ये एक सब्जेक्ट इसीलिए कंपलसरी बनाया गया, भैया जहाँ तुम रहते हो तुम्हें उसके बारे में तो पता ही होना चाहिए। तो ये एक सब्जेक्ट है, इसे आपको इसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि आप उसको पढ़ के अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सको। Environmental education can aware people to conserve resource for future generation. People should conserve energy and water, use of solar panel, avoid single use plastic, etc. Government also should take various steps to aware people. In few colleges EVS is compulsory subject. लोगों को पढ़ना पड़ता है, कंपलसरी है। पीपल अंडरस्टैंड द बेनिफिट ऑफ प्योर वाटर एंड एयर। प्योर वाटर जो शुद्ध पानी है, शुद्ध हवा है, उसका जो इम्पोर्टेंस है वो लोगों को समझ आना चाहिए। और इससे क्लास हम अपने अर्थ को बचा सकते हैं कि हमें यहीं पे रहना है, हमें हमारी जनरेशन को, हम अपने आगे की जनरेशन के लिए पैसा जोड़ लेते हैं, घर जमीन जोड़ लेते हैं, लेकिन उनके लिए अच्छी हवा पानी भी जोड़ना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे सरकार को और जनता को दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। हमारी कंट्री में प्रॉब्लम क्या है, लोगों की सोच, गाड़ी में जा रहा है तो अमीर आदमी है, अच्छा आदमी है, साइकिल में जा रहा है तो गरीब है ना। तो ये सोच रहती है कहीं ना कहीं इंसान की। हमें क्या, सरकार को क्या करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, प्रॉपर सड़क होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से बसेस। हमारे यहाँ पे बसेस में 30 लोगों की कैपेसिटी बस में है और 90 लोग बस के अंदर घुसे हुए हैं, बस भगा रहा है, तेज तेज हिल रहा है, खड़ी हो जा रही है पीछे से, भैया इतना वजन है उसके अंदर, एक्सीडेंट होते हैं, लोग यूज़ नहीं कर पाते। तो अगर सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को अच्छा बनाए, बेहतर बनाए और लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करें तो कितनी गाड़ियाँ कम होंगी, कितना जाम जुक्कड़ जो है रास्ते में लगता है वो कम होगा, पॉल्यूशन कितना कम होगा, आपका पैसा भी बचेगा। जहाँ 10 रुपये में आप अप एंड डाउन कर लोगे या 20 रुपये में कर लोगे, वहाँ पे आप गाड़ी में 100 रुपये का तेल फूकते हो, कितना बचेगा।
तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट करना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इज अ सिस्टम ऑफ बसेस, शेयरिंग बस, टैक्सी, ट्रेन एक्सेट्रा द रन अकॉर्डिंग टू द सर्विस प्लान टाइम, मतलब वो अपने प्लान टाइम पे चलता है। अलग अलग कंट्री में, जैसे दुबई में देखोगे ना, दुबई के अंदर क्या है, उनके बस स्टैंड के अंदर भी एसी लगा हुआ है, टीवी पैनल लगे हुए हैं, वो बता देता है भैया इतने बजे यहाँ पे बस आने वाली है। कितना अच्छा सिस्टम है, लोग बैठते हैं आराम से, टाइम पे बस आती है, टाइम से जाती है। और खड़ा कोई नहीं रहेगा, सबकी सीट होगी, सब उसमें बैठेंगे। महिलाओं की सीट खाली जाएगी लेकिन कोई उसमें बैठ नहीं पाएगा। इस तरीके से रूल्स रेगुलेशन है वहाँ पे। और चालान 20-20, 30-30 हज़ार का चालान है, ताकि आप डरो कि गलती से भी फंस गया तो 30-40 हज़ार का भट्टा बैठ जाएगा। टू एनीवन कैन यूज दिस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन आर इकोनॉमिकल, सस्ता पड़ता है, कंफर्टेबल भी है, रैपिड जो है पॉल्यूशन भी कम करेगा, रोड जाम से बचाएगा। तो गवर्नमेंट को एक्सटेंड करना चाहिए मेट्रो को सब अर्बन एरिया में भी। मेट्रो अभी सिर्फ मेट्रोपोलिटन सिटी के अंदर है, पूरे इंडिया में मेट्रो फैलाना चाहिए। दिस विल कट द प्राइवेट व्हीकुलर ट्रैफिक। आप देखो मेट्रो में बड़े बड़े लोग भी सफर करते हैं आराम से, ट्रैफिक से बचने के लिए। ऐसा नहीं है पैसा नहीं है, ट्रैफिक से बचेंगे, पॉल्यूशन कम होगा। इंडिया हैज 22 कार पर 1000 इंडिविजुअल सेट बाई नीति आयोग। नीति आयोग कहता है 22 कार है हर एक इंसान के पास। लार्जर द रेशियो ऑफ कार लीड्स टू मोर व्हीकुलर पॉल्यूशन। अगर कार ज्यादा होंगी तो भी फॉसिल फ्यूल बर्न होगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा। लार्जर रेशियो ऑफ कार लीड्स टू मोर व्हीकुलर पॉल्यूशन। गवर्नमेंट शुड प्रमोट द यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बाय मेकिंग लॉ। कुछ ना कुछ लॉ सरकार को बनाना चाहिए। क्लास दिल्ली गवर्नमेंट ने एक बार क्लास ऑड एंड इवन रूल चालू किया गया था, क्लास जाम को खत्म करने के लिए। पॉल्यूशन दिल्ली में हो जाता है दिवाली के बाद, पराली जलाई जाती है, ठीक है, आसपास के स्टेट्स द्वारा। और साथ में दिवाली में क्लास जो है बहुत ज़्यादा पटाखे फूटते हैं, तो उसकी वजह से भी कुछ दिन तक धुआं रहता है। तो उस टाइम पे सरकार ने क्लास ऑड इवन एक रूल चालू किया था दिल्ली में। जो बच्चे दिल्ली के आसपास एनसीआर के, उन्हें पता होगा, जिसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, ऑड डेज में ऑड रजिस्ट्रेशन नंबर की गाड़ियां बाहर निकलेंगी, इवन की निकलेंगी तो चलान हो जाएगा। और चलान भी अच्छा खासा था। और इवन डेट पे इवन गाड़ी निकलेंगी, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन के नंबर के हिसाब से डेट मैच होगा। और उसी दिन, मतलब हफ्ते में 3 से 4 दिन एक गाड़ी निकलेगी, 3 से 4 दिन बंद रहेगी। तो इससे क्या होगा क्लास, आधी गाड़ियां अगर घर रुक गई तो उससे क्लास पॉल्यूशन कहीं ना कहीं कम होगा। बट लोगों का समर्थन अच्छा मिला नहीं, जिसकी वजह से इसको बंद कर दिया गया। इसमें लिखा है कि अंडर द स्कीम द व्हीकल्स विद ऑड लास्ट डिजिट नंबर जो है वो ऑड अगर है 1, 3, 5, 7, 9, तो वो क्लास अलाउ किया जाएगा ऑन ऑड डेट्स पे। तो 1 तारीख को, 3 तारीख को, 17 तारीख को, 23 तारीख को, 21 तारीख को। एंड दीज विद द इवन लास्ट डिजिट विल अलाउड ऑन द इवन डेट्स। तो डेट के अकॉर्डिंग, इवन डेट पे इवन गाड़ी की नंबर लास्ट डिजिट का, और ऑड डेट पे ऑड गाड़ी की नंबर। वॉयलेशन ऑफ रूल, अगर आप इस रूल को तोड़ोगे 4000 तक का आपका पेनल्टी भी लगाया जाएगा, फाइन लगेगा। और 1986 में सरकार इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट लेके आई। ध्यान रखना क्लास, 1986 में सरकार कौन सा एक्ट लेके आई, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। क्योंकि क्लास भोपाल गैस ट्रेजेडी, अर्बन कार्बाइड कंपनी, यूनियन कार्बाइड कंपनी एक कंपनी थी, जिसमें क्लास भोपाल में एक ऐसी गैस ट्रेजेडी हुई, 5 लाख से ज़्यादा लोग, 5.5 लाख से ज़्यादा लोग अफेक्टेड हो गए उससे, सरवाइव किया उन्होंने क्लास उसमें। और साथ में लगभग 15 से 20 हज़ार डेटा माना जाता है, 15 से 20 हज़ार लोग जो है उनकी जान चली गई। सोचो ऐसा गैस लीक हुआ, मिथाइल आइसोसाइनेट करके कोई गैस है, वो रिलीज हुआ। और क्लास 3 दिसंबर, 2 या 3 तारीख, 2 से 3 दिसंबर के बीच 1984 में, 2 to 3 दिसंबर 1984 में ऐसा गैस लीक पूरे वर्ल्ड को दहला दिया गया। भोपाल के बच्चों को पता होगा क्लास, भोपाल गैस ट्रेजेडी, आज भी बच्चे वहाँ पे पैदा होते हैं तो उनके अंदर क्लास वो असर पाया जाता है उस गैस का, मिथाइल आइसोसाइनाइड का, ठीक है। तो उसके बाद सरकार जागी, बहुत कार्रवाई हुई, बहुत पूरे वर्ल्ड में नाम खराब हुआ। उसके बाद 1986 में सरकार लेके आई एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है। तो ये है सारे के सारे पॉइंट्स जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजी है। अगर हम कंट्री में चाहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, हमारा अर्थ अच्छा रहे, हमारी पृथ्वी रहने लायक बने, हमारे फ्यूचर जनरेशन जो है प्योर हवा, प्योर पानी, पानी तो हमने खराब कर दिया है, आगे आने वाली जनरेशन को प्योर पानी नहीं मिलेगा पीने का, सब बोतल का पानी पिएंगे, और साथ में हवा भी खराब कर देंगे, तो क्लास यहाँ रहना लगभग नामुमकिन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर क्लास यहाँ पे एंड हुआ। काफ़ी बड़ा चैप्टर था, बहुत कुछ सीखा हमने इस चैप्टर में, बट फाइनली ये चैप्टर एंड हुआ। तो आई होप आप इतना पढ़ के समझ के याद करके आओगे। अगला चैप्टर हमारा आखिरी होगा और इसके साथ हमारा सिलेबस पूरा खत्म होगा। तो याद करके आना, कहीं कोई डाउट हो पूछ लेना। बिफोर एग्जाम में और रिवीजन लेके आऊँगा 1 शॉट का, सो दैट क्लास आपको और बेहतर तरीके से रिवीजन करा सकूँ, ठीक है। तो ये फुल लेंथ आपका चैप्टर पूरा खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।